हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th सीबीएसई कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में। अब क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है और इस वक्त सीबीएसई अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स प्लान करता है और जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर होते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये सही वक्त है कि हम कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में बात करें। आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, मार्क्स की बाइफर्केशंस क्या होती हैं और जो एग्जामिनर्स आते हैं वो अक्सर किस तरीके के क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछते हैं। आई होप कि ये देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। ध्यान रखिए, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो सब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वाइवा का। उसका रीज़न ये है कि वाइवा के जो एग्जामिनर्स हैं वो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं। सीबीएसई उनको अपॉइंट करता है और वो दूसरे स्कूल में जाके स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेते हैं और अपने वाइवा के दौरान जो वो स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर पाते हैं उसी की बेसिस पे बच्चों को मार्क्स मिलते हैं, जो कि आइदर आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 30, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट अलग अलग मार्क्स की बाइफर्केशंस होती है, उसमें से वो मार्क्स एलोकेट करते हैं। तो इसीलिए वाइवा में स्टूडेंट का अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाइवा के दौरान ही एक स्टूडेंट एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाता है और ये इमेज क्रिएट कर पाता है कि वो स्टूडेंट फुल मार्क्स का हकदार है। तो हम कंप्यूटर साइंस के हिसाब से समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट वाइवा के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स की बाइफर्केशन क्या है और किस तरीके से उनको अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल एग्जाम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में एक पाइथन का प्रोग्राम दिया जाएगा। ये पाइथन का प्रोग्राम या तो डेटाबेस कनेक्टिविटी को लेकर होगा, या फिर डेटा फाइल हैंडलिंग को लेकर होगा, या फिर स्टैक्स के ऊपर होगा। किसी भी एक टॉपिक पे ये पाइथन का प्रोग्राम आपको हो सकता है और ये थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का होगा ताकि आपको अच्छे से इवैल्यूएट किया जा सके। इसलिए इन 3 की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटा फाइल हैंडलिंग और स्टैक, ये 3 टॉपिक्स के प्रोग्राम्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। दूसरा, आपको एक एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी होंगी। 4 क्वेरीज यहाँ पे लिखनी होंगी। आपको टेबल क्रिएट करना होगा पहले और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस को लेके आपको क्वेरीज लिखनी होंगी। ये क्वेरीज आपको अपनी आंसर शीट में लिखनी होंगी। जो प्रोग्राम आप करेंगे, सक्सेसफुली प्रोग्राम के रन होने पर आप उसके आउटपुट्स का स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको एक वर्ड फाइल में सेव करेंगे। जो कोडिंग आप लिखेंगे उस कोडिंग को कॉपी करके उसी वर्ड फाइल में आप पेस्ट करेंगे और उस पूरी वर्ड फाइल का आपके टीचर्स प्रिंट आउट लेंगे, जो कि आपकी आंसर शीट में अटैच होगा। ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपका एज ए स्टूडेंट कहीं पे कोई नाम वगैरह ना आए इन द प्रोग्राम। दूसरा कंपोनेंट है प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल जो कि आपके टीचर्स ने आप लोगों से प्रिपेयर करवाई होगी, जिसमें मिनिमम 15 पाइथन के प्रोग्राम्स होंगे जो कि अच्छे स्टैंडर्ड के होने चाहिए, जिसमें आप प्रोग्राम्स लाइक स्टैक्स, डेटा फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी, स्ट्रिंग्स बेस्ड थोड़े हाई ऑर्डर के प्रोग्राम्स, लिस्ट और डिक्शनरी बेस्ड प्रोग्राम्स करेंगे। टोटल 15 प्रोग्राम्स होने चाहिए मिनिमम। उसके अलावा आपको 5 एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं माई एसक्यूएल के, जो कि 2 टेबल के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। हर क्वेश्चन में 5 क्वेरीज रहेंगी, जिनमें से एक क्वेरी कम से कम जॉइन बेस्ड होनी चाहिए, यानी 2 टेबल्स को कनेक्ट करती हुई। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट। आपने 2 साल पाइथन पढ़ा है, डेटाबेस पढ़ा है और इसकी बेसिस पे आप लोगों को एक वर्किंग प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। तो वो जो वर्किंग प्रोजेक्ट आपने तैयार किया होगा, जो कि मिनिमम 300 टू 500 लाइंस ऑफ कोड का होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया जाएगा। उसकी एक प्रैक्टिकल फाइल आप लोगों ने तैयार की होगी।
लास्ट कंपोनेंट है वाइवा का, जो कि एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछेंगे। अब अगर इनकी मार्क्स की बाइफर्केशंस देखें हम, तो लैब टेस्ट यानी जो आप पाइथन का प्रोग्राम लैब में बनाएंगे और एसक्यूएल क्वेरीज कंडक्ट करेंगे, ये पाइथन का प्रोग्राम है 8 मार्क्स का, एसक्यूएल क्वेरीज हैं 4 मार्क्स की, 12 मार्क्स यहाँ पर हो गए। जो प्रैक्टिकल फाइल आपने तैयार की होगी वो प्रैक्टिकल फाइल है 7 मार्क्स की, तो 12 + 7 19 मार्क्स। जो प्रोजेक्ट फाइल आपने तैयार की होगी वो प्रोजेक्ट फाइल है 8 मार्क्स की, यानी 19 + 8 27। और वाइवा, वाइवा की वेटेज इसमें सबसे कम है जो कि 3 मार्क्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि ये 3 मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वाइवा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको वाइवा में इवैल्यूएट करेगा। वो इस चीज़ को इवैल्यूएट करेगा कि जिस स्टूडेंट को वो मार्क्स देने वाले हैं, क्या वो स्टूडेंट फुल मार्क्स के लायक हैं या नहीं है। अगर आपने अपने वाइवा के आंसर्स में एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दिया तो आपके फुल मार्क्स मिलना श्योर शॉट है। तो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएंगे अपने आंसर से, उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जामिनर्स पूछते हैं। मेजरली जो क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड रहेंगे, तो इसीलिए आपको अपना प्रोजेक्ट थॉरोली तैयार करना है। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट वर्क। कोई भी एग्जामिनर है, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें कि आपका प्रोजेक्ट वर्क क्या है, किस बारे में है, उसमें आपने कौन कौन से टेबल्स क्रिएट किए हैं या डेटा फाइल्स क्रिएट करी हैं, आपके प्रोजेक्ट वर्क से क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो किस डोमेन के बारे में है, क्या एप्लीकेशन आपने डेवलप करी है, उसमें कमियां क्या हैं और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हर चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज प्रेजेंट इन योर प्रोजेक्ट। कि आपका प्रोजेक्ट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। सपोज आपने होटल मैनेजमेंट पे बना लिया है एक प्रोजेक्ट, तो उस होटल मैनेजमेंट में आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से ऑटोमेट कर रहा है होटल के डेली रूटीन को या डेली टास्क्स को। रूम्स कैसे बुक हो रहे हैं, जो बिलिंग हो रही है बिलिंग कैसे हो रही है, सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, बुकिंग कैसे कर रहे हैं, कैंसलेशन कैसे कर रहे हैं। ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट रहेंगी। हाउ मेनी टेबल्स यू हैव क्रिएटेड इन केस ऑफ डेटाबेस। अगर आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज़ की है अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से टेबल्स और कितने टेबल्स क्रिएट किए हैं और उन टेबल में क्या क्या डेटा स्टोर हो रहा है। और अगर आपने डेटा फाइल हैंडलिंग यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग करी है, बाइनरी फाइल हैंडलिंग करी है या CSV फाइल हैंडलिंग करी है, और किस फाइल में क्या डेटा स्टोर हो रहा है। देन विच फाइल्स यू हैव इंपोर्टेड फॉर मेकिंग योर प्रोजेक्ट। आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं कई सारी फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं, एक्सटर्नल फाइल्स को। फॉर एग्जांपल डेटाबेस कनेक्टिविटी में आप mysql.connector को इंपोर्ट करेंगे, डेटा फाइल हैंडलिंग में आप OS इंपोर्ट करेंगे, पिकल इंपोर्ट करेंगे, CSV इंपोर्ट करेंगे। तो कौन कौन सी फाइल्स आपने इंपोर्ट करी हैं और क्यों इंपोर्ट करी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रोल, सिग्निफिकेंस और यूज ऑफ द फाइल्स दैट यू हैव इंपोर्टेड। तो जो फाइल्स आपने इंपोर्ट करी हैं उनका क्या काम है आपके प्रोजेक्ट में, इन जनरल नहीं, आपने अपने प्रोजेक्ट में किस वजह से यूज की हैं आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शंस इन योर प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू द फाइल्स दैट यू हैव इंपोर्टेड। अब आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें जो फाइल्स आपने इंपोर्ट करी हैं उनके कई सारे फंक्शंस आपने यूज़ किए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने OS मॉड्यूल इंपोर्ट किया है तो OS का रिमूव रीनेम फंक्शन यूज़ किया होगा। पिकल अगर इंपोर्ट किया है तो उसमें लोड डंप ये फंक्शंस यूज़ किए होंगे।
CSV अगर इंपोर्ट किया है तो CSV राइटर, CSV रीडर, ये फंक्शंस आपने यूज़ किए होंगे। तो आपको पता होने चाहिए कि कौन से फंक्शंस जो आपने यूज़ किए हैं वो किन इंपोर्टेड फाइल्स को बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट? अगर आपने डेटाबेस हैंडलिंग की है तो उसमें आपको एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग एज पैरामीटर लेता है और कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करता है आपके पाइथन प्रोग्राम की डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट का रोल आपको पता होना चाहिए। विच पैरामीटर्स आर पास्ड इन mysql.connector.connect मेथड? कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए डेटाबेस ऑब्जेक्ट इस फंक्शन का इस्तेमाल करता है mysql.connector.connect मेथड, जिसमें कुछ पैरामीटर्स पास होते हैं जैसे कि होस्ट, जो कि यूजुअली लोकल होस्ट रहता है क्योंकि आप अपनी मशीन पे बना रहे हैं प्रोग्राम। यूज़र नेम, जो कि अक्सर रूट रहता है, जो कि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है MySQL में। पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन दिया होगा अपने MySQL सर्वर का, और डेटाबेस नेम। तो कौन कौन से पैरामीटर्स इस मेथड में, कनेक्ट मेथड में पास होते हैं और उनका क्या काम है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ होस्ट पैरामीटर? होस्ट पैरामीटर का क्या काम है? होस्ट पैरामीटर का आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोकल होस्ट देते हैं वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि जो डेटाबेस है वो उसी मशीन पे इंस्टॉल्ड है जिस पे आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, तो आप लोकल होस्ट देंगे। अब एग्जामिनर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपका डेटाबेस उसी मशीन पे नहीं है जिस पे आपने प्रोग्राम डेवलप किया है, वो नेटवर्क पे किसी और मशीन पे है, तो ऐसे केस में आप होस्ट क्या देंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए आईपी एड्रेस, उस मशीन का आईपी एड्रेस जो कि नेटवर्क पे है जिस पे आपका डेटाबेस इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है फिर कि कर्सर ऑब्जेक्ट क्या है? आपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट कर्सर मेथड की मदद से कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। कर्सर ऑब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए कि कर्सर ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज। जो भी एसक्यूएल क्वेरीज आप पाइथन प्रोग्राम में लिखेंगे वो डेटाबेस में एग्जीक्यूट करेगा कर्सर ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मेथड? एग्जीक्यूट मेथड वो मेथड है जो कि एसक्यूएल क्वेरीज को डेटाबेस में एग्जीक्यूट करता है। सपोज आपने क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो वो आप एज पैरामीटर एग्जीक्यूट मेथड में प्रोवाइड करेंगे और एग्जीक्यूट मेथड उस क्वेरी को डेटाबेस में एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट ऑब्टेन करेगा। व्हाई डू यू नीड टू गिव कमिट कमांड ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट आफ्टर परफॉर्मिंग अपडेट्स? अगर मान लीजिए आपने अपडेट किया है कुछ डेटा अपने टेबल में या फिर इंसर्ट किया है, तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप कमिट कमांड एग्जीक्यूट करें, कमिट कमांड भी दें। कमिट कमांड देनी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि जो चेंजेस आपने अपने टेबल में परफॉर्म किए हैं थ्रू योर पाइथन प्रोग्राम, वो परमानेंटली टेबल में सेव हो जाएं जो MySQL सर्वर में है। अगर आप कमिट कमांड नहीं देंगे तो जो चेंजेस आप परफॉर्म कर रहे हैं वो परमानेंटली सेव नहीं होंगे। हाउ डू यू पास पैरामीटर्स इन इंसर्ट कमांड थ्रू पाइथन प्रोग्राम? तो आप अगर इंसर्ट कमांड यूज़ कर रहे हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, जो कि आप अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी का प्रोग्राम आपने बनाया है या प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसर्ट कमांड में कौन कौन से पैरामीटर्स पास होते हैं। अगर आप रन टाइम पे वैल्यूज़ दे रहे हैं तो उसमें आप फॉर्मेट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्मेट फंक्शन? इंसर्ट कमांड के साथ और अपडेट कमांड के साथ अक्सर फॉर्मेट फंक्शन यूज़ होता है। डिलीट कमांड के साथ फॉर्मेट फंक्शन यूज़ होता है अक्सर, क्योंकि आप रन टाइम पे वैल्यूज़ बताते हैं कि भाई हमें इस एडमिशन नंबर, इस एम्प्लॉय नंबर, इस आईडी की वैल्यू को अपडेट करना है, इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, या फिर हमें ये वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो ऐसे में आप रन टाइम पे डेटा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो भी यूज़र के लिए आपने प्रोग्राम बनाया होगा वो रन टाइम पे डेटा प्रोवाइड करेगा। तो वो रन टाइम पे जो आपने वैल्यूज़ प्रोवाइड करी हैं, फॉर्मेट फंक्शन उन वैल्यूज़ को जो इंसर्ट कमांड है, डिलीट कमांड है, उसमें करली ब्रेसेस दिए जाते हैं, उन करली ब्रेसेस में सब्सटीट्यूट कर देगा। इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए आप मेरा डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने लर्निंग पाइथन सीरीज में बनाया है। देन व्हाट इज रिजल्ट सेट? जब आप एग्जीक्यूट मेथड के ज़रिए
अपनी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं एसक्यूएल कमांड, तो एक रिजल्ट ऑब्टेन होता है। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स उठ के आपके पास आते हैं कर्सर के पास। ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट कहलाता है रिजल्ट सेट। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए रिजल्ट सेट क्या होता है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ फेच वन, फेच ऑल, फेच मैनी मेथड्स। ये जो मेथड्स हैं फेच वन, फेच ऑल, फेच मैनी, ये रिजल्ट सेट में से डेटा को फेच करते हैं। कर्सर ने एग्जीक्यूट मेथड के जरिए एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट सेट उठ के आ गया। हो सकता है उस रिजल्ट सेट में 100 रोज हों, 1000 रोज हों, उसमें से आपको रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड अगर फेच करना है, 1 बाय 1 रिकॉर्ड फेच करना है, तो आप फेच वन को यूज करेंगे। अगर सारे रिकॉर्ड्स एक साथ फेच करने हैं तो फेच ऑल को यूज करेंगे। अगर आपको टॉप 10 रिकॉर्ड्स को या टॉप 5 रिकॉर्ड्स को फेच करना है तो आप फेच मैनी का इस्तेमाल करेंगे। हाउ डू यू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड बाय द कर्सर एंड प्रिंट देम। तो कर्सर ऑब्जेक्ट में जो रिजल्ट सेट आ रहा है, जो आपने फेच किया है, आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे और प्रिंट कैसे करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने वही चीज़ अपने प्रोजेक्ट में करी हुई है। हाउ डू यू प्रिंट वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल फील्ड ऑफ अ टेबल इन योर पाइथन कोड। अगर आपने टेबल में से डेटा को फेच किया है तो उसमें उस टेबल में कई सारे कॉलम्स हैं, तो आप इंडिविजुअल कॉलम्स के डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, वो उनकी इंडेक्स वैल्यू की मदद से। जो फर्स्ट कॉलम होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होगी, जो सेकंड कॉलम होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू 1 होगी, एंड सो ऑन। जनरली प्रोजेक्ट के ऊपर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि जो जो कमांड्स आपने अपने प्रोजेक्ट में लिखी हुई हैं, एग्जामिनर उनको पढ़ते जाएंगे और आपसे पूछते जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, ये किस लिए यूज़ हुआ है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। जब वो सारे क्वेश्चंस ओवर हो जाएंगे तो एग्जामिनर इज फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 2 years ऑफ पाइथन दैट यू हैव स्टडीड, या फिर जो भी आपने नेटवर्किंग वगैरह पढ़ा है, किसी पे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है, जो कि आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेबल टाइप लिस्ट है, इम्यूटेबल टाइप टपल है, स्ट्रिंग्स हैं, डिक्शनरी पार्शियली म्यूटेबल है, पार्शियली इम्यूटेबल है। ये आपको पता होने चाहिए डिफरेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, इनका मतलब क्या है, कि भाई म्यूटेबल से मतलब क्या है, इम्यूटेबल का मतलब क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट के आप किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं तो वो म्यूटेबल कहलाता है। टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को या स्ट्रिंग्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए वो इम्यूटेबल कहलाते हैं। व्हाट इज़ अ स्टैक, आपको स्टैक का पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिट 1 में जो लास्ट टॉपिक है वो स्टैक है, और स्टैक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में एज अ प्रोग्राम भी दिया जा सकता है। व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स, अब स्टैक्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले तो आपको स्टैक को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स इमेजिनरी तौर पे एक के ऊपर एक प्लेस किए जाते हैं। जो टॉप में एलिमेंट होता है उसको सबसे पहले रिट्रीव किया जाता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको लास्ट में रिट्रीव किया जाता है। अब इस स्टैक की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्टैक की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में से एक है रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशंस, गेम्स में स्टैक्स का यूज़ होता है। तो कुछ एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए स्टैक की। प्रिंटर्स में भी स्टैक का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा अगर आपने 10 पेजेस की कमांड दे दी है प्रिंटर में, तो जो लास्ट पेज होता है वो सबसे पहले आता है और फर्स्ट पेज सबसे आखिर में आता है। ये क्योंकि जो प्रिंटर में पेजेस आपके स्पूल होते हैं वो एक स्टैक में जाके स्टोर होते हैं। देन हाउ डू यू इम्प्लीमेंट स्टैक इन पाइथन, तो पाइथन में आप जनरली स्टैक को लिस्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो योर आंसर शुड बी द स्टैक इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। व्हाट इज लीफो और फिलो, लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिलो का मतलब है फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी ये एक ही चीज़ है देखा जाए तो ये स्टैक के कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। जो लास्ट एलिमेंट इन हुआ है वही फर्स्ट एलिमेंट है जो कि रिट्रीव किया जाएगा, जो कि आउट होगा स्टैक में से, या फिर जो फर्स्ट एलिमेंट इन हुआ था स्टैक में वो एलिमेंट लास्ट में आउट होगा। व्हाट इज पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक,
कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। स्टैक के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं पुश और पॉप। पुश आइटम को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है और पॉप आइटम को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। विच कंडीशन यू मस्ट चेक वाइल परफॉर्मिंग पॉप ऑपरेशन। जब आप पॉप परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि एम्प्टी स्टैक चेक करना। अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप आइटम्स को पॉप नहीं कर सकते। व्हाट इज अ डेटाबेस? तो आपको डेटाबेस की डेफिनेशन आनी चाहिए कि अ डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच स्टोर्स द डेटा इन tabular formats in different tables. Those tables can also be linked with each other. A relationship can be established between the tables in a database. A database manages huge amount of data or bulk amount of data. ये आपको कुछ पता होना चाहिए definition. What is MySQL? MySQL is an open source database server जिसमें आप databases create कर सकते हैं, tables create कर सकते हैं, freely download कर सकते हैं इसको और इसको यूज कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कमांड्स इन एसक्यूएल? जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसे हम एसक्यूएल शॉर्ट में या फिर सीक्वल भी बोलते हैं, उसकी भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि DDL, DML, TCL, SCL। TCL और SCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और सेशन कंट्रोल लैंग्वेज। हालांकि चांसेस कम है कि TCL और SCL के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्योंकि ये आपके सिलेबस में कवर नहीं होती हैं। फिर भी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है और सेशंस को कंट्रोल करने के लिए सेशन कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड्स होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय DDL एंड DML कमांड्स? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनर्स अक्सर पूछते हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के थ्योरी पेपर में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। DDL कमांड्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML कमांड्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अक्सर बच्चे इनके फुल फॉर्म में गड़बड़ कर देते हैं और बहुत ही आसानी से ऑब्टेन किए जाने वाले मार्क्स को लूज कर देते हैं। तो आपको इनकी डेफिनेशन और इनके फुल फॉर्म्स अच्छे से पता होने चाहिए। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि डेटा को क्रिएट करने के, डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर को, टेबल्स के फिजिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती हैं या फिर रिमूव करने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट डेटाबेस कमांड, ड्रॉप कमांड जिसमें ड्रॉप टेबल ड्रॉप कॉलम है, ऑल्टर कमांड जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर रही है। यानी ये कमांड्स डेटा को डिफाइन करती हैं, डिज़ाइन करती हैं। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी टेबल्स में जो डेटा मौजूद है उनको मैनिपुलेट करने वाली कमांड्स DML कमांड्स कहलाती हैं, जिसमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट सबसे इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और सिलेक्ट कमांड भी उसी का एक हिस्सा है जो आप सिलेक्ट कमांड्स इशू करते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ कमांड्स प्रेजेंट इन DDL एंड DML। सो DDL की अगर हम बात करें तो क्रिएट टेबल, ड्रॉप, ऑल्टर, ये 3 कमांड्स कॉमनली यूज होती हैं DDL में। और DML की बात करें तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट क्वेरीज, ये DML में इस्तेमाल होती हैं। देन व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ डिलीट एंड ड्रॉप कमांड? डिलीट कमांड की कैटेगरी क्या है और ड्रॉप कमांड की कैटेगरी क्या है? डिलीट कमांड DML कैटेगरी में आती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और ड्रॉप कमांड DDL में आती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि डिलीट कमांड से टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं वो डिलीट होते हैं, डेटा डिलीट होता है, टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है। वहीं पे ड्रॉप कमांड से पूरा का पूरा टेबल डिलीट होता है या फिर टेबल के कॉलम्स डिलीट किए जा सकते हैं, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑल्टर होता है। तो इसीलिए ड्रॉप DDL कमांड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड? ऑल्टर कमांड टेबल के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करती है, जैसे आपको कॉलम ऐड करना है या फिर कॉलम डिलीट करना है, फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होता है। और ऑल्टर DDL कमांड है। अपडेट कमांड जो टेबल के अंदर डेटा प्रेजेंट है उसको अपडेट करता है, तो ये एक DML कमांड है। व्हाट इज अ प्राइमरी की? प्राइमरी की क्या होती है? बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है,
थ्योरी में भी पूछा जाता है और प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं. सो प्राइमरी की इज अ यूनिक की विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ गिवन रिकॉर्ड इन अ टेबल. इट कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू, इट कैन नॉट कंटेन अ डुप्लीकेट वैल्यू. व्हाट इज अ कैंडिडेट की? कैंडिडेट कीज वो कीज होती हैं विच आर केपेबल ऑफ बिकमिंग प्राइमरी की. Out of a given number of candidate keys, we select a key to make it a primary key. तो अगर आपके टेबल में मान लीजिए एडमिशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दो कॉलम्स हैं, दोनों ही यूनिक हैं, दोनों में ही नल वैल्यूज़ नहीं है, तो दोनों कैंडिडेट्स हैं प्राइमरी की बनने के लिए. एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप ये चाहते हैं कि एडमिशन नंबर आपका प्राइमरी की बने, तो एडमिशन नंबर आप प्राइमरी की बनाएंगे. ऐसे में जो कैंडिडेट की आपकी थी दूसरी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको आप बना सकते थे मगर नहीं बनाया आपने प्राइमरी की, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑल्टरनेट की कहलाएगी. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज एन ऑल्टरनेट की. तो ऑल्टरनेट की वो की होती हैं जो कि बन सकती थी, कैंडिडेट्स थी, प्राइमरी की बन सकती थी, मगर आपने किसी और की को बना दिया प्राइमरी की, तो जो कीज बची हुई हैं जिनको आपने नहीं बनाया वो ऑल्टरनेट की कहलाती हैं. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की? प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस बहुत ही कॉमन डिफरेंस है. प्राइमरी की में कोई भी नल वैल्यू नहीं हो सकती, जबकि यूनिक की में सिंगल नल वैल्यू हो सकती है. बाकी दोनों में सिमिलैरिटीज हैं कि दोनों में ही डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती, दोनों ही रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं, लेकिन यूनिक की में नल वैल्यू हो सकती है. व्हाट इज नॉट नल कंस्ट्रेंट? डेटाबेस में जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उन टेबल्स पे आप कई सारे कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, जैसे कि प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट है. नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या होता है? नॉट नल कंस्ट्रेंट वो कंस्ट्रेंट होता है जिसकी वजह से आप किसी कॉलम में नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते या किसी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यानी आपको वैल्यू इनपुट करवाना मैंडेटरी हो जाता है. व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट? अगर आपके पास किसी कॉलम के लिए वैल्यू अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा एडमिशन ले रहा है, एडमिशन के लिए आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं मगर सेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन आप उसका कोई एक दे देंगे, वो डिफ़ॉल्ट सेक्शन डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी. तो जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करनी होती है, जब हमारे पास कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ चेक कंस्ट्रेंट? हम मार्क्स इनपुट करवा रहे हैं, मार्क्स लेस देन 0 नहीं हो सकते, तो हम एक कंस्ट्रेंट लगा दें कि मार्क्स जो हम इनपुट करवा रहे हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही हों, तो ये एक चेक कंस्ट्रेंट हो जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट्स? कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट्स आर दोज कंडीशंस विच आर इम्पोज्ड ऑन अ टेबल व्हेन वी आर एंटरिंग द डेटा. while entering the data, all those conditions must be satisfied, only then data will be entered. तो constraints वो conditions होती हैं जो कि हम टेबल पे impose करते हैं, जो कि डेटा इनपुट करवाते टाइम कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो एरर आ जाता है while entering the data, while inputting the data in a table. What are different group और aggregate function in SQL? 5 फंक्शंस हैं कॉमनली यूज्ड: सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन और काउंट फंक्शन. तो आपको इन फंक्शंस के बारे में पता होना ज़रूरी है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज. वेयर और हैविंग क्लॉज के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों सिलेक्ट कमांड में एक कंडीशन को, एक क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन वेयर क्लॉज इंडिविजुअल रोज के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75. तो यहाँ पे हर रो को चेक करेगा आपकी सिलेक्ट कमांड, जहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 75 है वो रोज आउटपुट में आ जाएंगी. वहीं पे हैविंग क्लॉज एक ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज होता है, ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर, और ये ग्रुप बाई के साथ यूज होगा हमेशा कि सिलेक्ट max salary from employee group by department, having department is equal to sales.
तो यहाँ पे ग्रुप बाई के साथ हैविंग क्लॉज यूज होता है और ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करता है। ये सिंगल रोज के ऊपर कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकता। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रुप बाई क्लॉज? तो ग्रुप बाई क्लॉज का क्या इस्तेमाल होता है? ग्रुप बाई क्लॉज एक टेबल में आउटपुट करते टाइम आपके डेटा को ग्रुप कर देता है बेस्ड अपॉन अ कंडीशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ग्रुप बाई डिपार्टमेंट्स, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। तो अब अगर टेबल में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर, तो इन 4 डिपार्टमेंट्स में जितनी भी रोज होंगी उनको ग्रुप करेगा और उन ग्रुप्स की सम ऑफ सैलरी आपको आउटपुट में दिखाएगा। तो ग्रुप बाई आपके टेबल के आउटपुट को ग्रुप करने के लिए यूज होता है। व्हाट आर द कमांड्स टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर? तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करने के लिए। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा प्रेजेंट करना है तो आप DESC फॉर डिसेंडिंग अपनी कमांड में ऐड कर देते हैं। व्हाट इज पैटर्न मैचिंग इन स्ट्रिंग्स? विच वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स डू यू यूज टू मैच पैटर्न्स इन स्ट्रिंग? जब आप SQL क्वेरीज में स्ट्रिंग्स सर्च करते हैं तो आप पैटर्न मैचिंग करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक। अब यहां पे जब आप लाइक यूज करते हैं, लाइक के साथ आप पैटर्न देते हैं और पैटर्न मैचिंग कैरेक्टर्स में परसेंट सिंबल यूज होता है और अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज होता है। परसेंट सिंबल का मतलब है एनीथिंग विच कम्स इन द स्ट्रिंग और अंडरस्कोर का मतलब होता है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये आपको पैटर्न मैचिंग में यूज करना होता है। अब देखिए यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट सभी डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस ओवर हो जाते हैं। तो अब एग्जामिनर्स जंप कर जाते हैं बेसिक क्वेश्चंस पे जो आपने 11th में पढ़े होंगे। हाउ फॉर लूप वर्क्स इन पाइथन? फॉर लूप कैसे काम करता है? हाउ वाइल लूप वर्क्स इन पाइथन? वाइल लूप कैसे काम करेगा? हाउ डज इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, इफ एलिफ एल्स, ये सब किस तरीके से काम करेंगे? What is the use of break statement in Python? What is the use of continuous statement in Python? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप ब्रेक स्टेटमेंट को लूप के बाहर यूज़ कर सकते हैं? आप नहीं यूज़ कर सकते, ये पता होना चाहिए। अब बचता है आपका नेटवर्किंग वाला पार्ट। तो व्हाट इज़ अ नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क में आपको पता होना चाहिए लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, पैन, ये क्या होते हैं। कुछ टोपोलॉजीज़ आपको आनी चाहिए जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, जो कि कॉमन टोपोलॉजीज़ हैं। आपको केबल्स के बारे में, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे कॉमन हैं और ज़्यादातर एग्जामिनर्स आपसे पूछते हैं। तो ये वो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड वाइवा क्वेश्चंस थे जो कि एक एग्जामिनर आपसे वाइवा में, कंप्यूटर साइंस के वाइवा में पूछ सकते हैं। जितने अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे उतने ही अच्छे से वाइवा को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से अपने कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी और अकॉर्डिंगली आप अपने कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल की तैयारी कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टेक्सेज एकेडमी। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।